जिला गाजियाबाद नाम ही काफ़ी भैया। बात यह है कि गाजियाबाद की कानून व्यवस्था, गाजियाबाद में जो अफसर आते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है, हमेशा बड़ी चुनौती रही है। लेकिन काम भी होता है, बहुत सारे अपराधियों का इनकाउंटर होता है, बहुत सारे अपराधियों का खात्मा होता है। और योगी की सरकार है तो पुलिस का अलग ही एक रुतबा है। हमारे साथ सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, डीसीपी हैं ग्रामीण गाजियाबाद। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी 2-3 दिन, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मान लीजिए, एक एनकाउंटर अभी हुआ है, लेकिन उसके पहले एक वारदात हुई थी थाने के ठीक सामने, किसी ने किसी को मार दिया। ये चल क्या रहा है यूपी में? देखिए, ऐसा है कि उसमें कानून व्यवस्था के लिए हम लोग काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्थाएं बना के रखते हैं। और घटना ये हुई थी, इस घटना के होने के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और उसमें जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की गई है। अभी भी उसकी विवेचना प्रचलित है। हम लोग इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या मामला था, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। आखिर मामला क्या था, हुआ क्या था, और पुलिस ने कैसे इतना जल्दी 3 दिन के अंदर ही, मतलब उसका भी पैर में गोली लग गई उसके? देखिए, मिलक रावली गांव एक है, वहाँ पर एक रास्ते में गाड़ी को खड़े करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। ये विवाद फिर थोड़ा सा इन लोग उस समय सूचना थाने पे आई थी और सूचना के उपरांत थाने वाले गांव में गए भी थे। वहाँ पर ये सूचना मिली कि गांव में जो उसके दरवाजे पर कुछ लोगों ने फायर किया हुआ है और उस सूचना पर तत्काल पुलिस ने रिएक्ट किया था और वो लोग यहाँ पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कराने भी आए थे। उनका अभियोग पंजीकृत किया जा रहा था। इसी दौरान जो क्या नाम है, आरोपी है, वो थाने पर दिखा और जो वहाँ पर बैठा पक्ष था, जो मुकदमा लिखवाने आया हुआ था, उस पक्ष द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी दौरान उसके द्वारा फायर किया गया। उस फायर में एक रवि शर्मा नामक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसे अस्पताल ले आया गया तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया था और टीमें गठित की थी। उस टीमों के आधार पर जो 2 अभियुक्त उसमें शामिल थे, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें उनका एनकाउंटर हुआ है और उनके पैरों में गोली लगी है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती, खैर आपसे थोड़ा इतर है, ये बताइए कि एक मामूली विवाद, पुलिस का रोल तो जो रहता ही है, क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि मामूली घटना थी, गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद था। क्या लोगों में आक्रोश इस कदर है कि मतलब अब कुछ सोचते नहीं, बिल्कुल लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं? आपका इतना बड़ा अनुभव है, आप यूपी के तमाम ज़िलों में रहे हैं, तमाम जगह आपने सेवाएं दी हैं, अब आप गाजियाबाद में हैं, यहाँ तो गढ़ ही है क्राइम का। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी मनस्थिति है जिसमें हम किसी की बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और फिर उल्टा शुरू हो जाते हैं? देखिए, ये तो सही है कि समाज में थोड़ी सहनशीलता की कमी ज़रूर परिलक्षित होती है। तो इस संदर्भ में खैर मैं टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। इस संबंध में जो हमारे समाजवेत्ता लोग हैं या जो इस तरह के समाज विज्ञानी लोग हैं, वह ज़्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद होना ज़रूर चिंताजनक विषय है। यकीनन, क्योंकि अगर आप इस मामले को ही देखिए, इसके बाद लोग जब एनकाउंटर की बात कर रहे थे, आप लोगों ने उन एनकाउंटर भी कर दिया, तो ये डिमांड के हिसाब से एनकाउंटर होता है या मतलब मिल जाता है अपराधी तो हो जाता है? नहीं, देखिए, डिमांड के हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती है। एक उसकी सबकी प्रक्रिया होती है। उसमें अगर पुलिस के से उनकी मुठभेड़ होती है तो इस दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं और ऑन डिमांड कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। सबका नियम और प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अपने बाबा जी कहते हैं कि भैया अपराधी जो है योगी राज में रह नहीं पाएगा, या तो यहाँ रहेगा नहीं ऊपर रहेगा। तो मतलब ये तो है ना कि बाबा बहुत सख्त हैं अपराधियों के लिए। नहीं, ये सही है। पुलिस की सख्ती और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप अपराधियों के प्रति सख्ती बढ़ती जाती है और वो सख्ती का असर भी आप लोग देख रहे होंगे, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और हम लोग और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए सतत प्रयास करते हैं। एक सवाल बनता है आपसे कि 8-9 महीने लगभग हो गए हैं आपको और आपने तमाम जगह काम किया है। गाज़ियाबाद का अनुभव कैसा है? क्योंकि कई जगह ऐसे गाज़ियाबाद में, जैसे एक गांव है, पता नहीं बेहटा है कौन है, कोई गांव मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अपराधी रहते हैं, कहते हैं हिस्ट्री सीटर है, 34 हिस्ट्री सीटर है, ऐसी कोई संख्या। ये ऐसे कैसे गांव हैं और कैसे पनप रहे हैं? इस पर कुछ एक्शन प्लान बनाया आप लोगों ने कि नहीं? देखिए, पुरानी उसकी हिस्ट्री है, जैसा कि आप बता रहे हो। वो गांव जो है, उस गांव में जो हिस्ट्री सीटर ज़्यादा हैं, तो उस गांव की जनसंख्या बहुत बड़ी है। वहाँ करीब 30-35 हज़ार आदमी जो गांव आदमी के आसपास हैं वो।
तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक गांव के नहीं, वो कई गांवों के बराबर है वो गांव। और फिर भी हम लोग उसमें जो भी अपराधी हैं उनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, और सत्यापन करने के उपरांत जिसकी भी गतिविधि क्या नाम संदिग्ध पाई जा रही है उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जब सत्यापित कर रहे हैं तो क्या कुछ चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है? क्योंकि आप ये भी सोचिए ना कि एक ही गांव में अगर 34,000 लोग रहते हैं तो है जनसंख्या बहुत बड़ी है, वो तो छोटा मोटा ब्लॉक ही एक तरीके से। लेकिन जब इस तरीके के गांव और इस तरीके से फेमस होने लगे तो अपराधियों को लगता है कि नहीं यार, हम इस गांव में रहेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। पुलिस की भूमिका कितनी बढ़ जाती है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर अपराधी को ऐसा एहसास होगा तो ज़रूर करेगा, लेकिन ऐसा एहसास होने का मौका हम लोग नहीं देते हैं किसी अपराधी को। और अपराध जो है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एचएस खोलना हो या उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाई करनी हो, निरोधात्मक कार्रवाई है उसमें हम लोग जैसे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करते हैं और अन्य कार्रवाइयाँ भी हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उनके ऊपर नकेल कसे हुए हैं और सतत प्रयास करते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सुनने को निर्णय आया था कि गाजियाबाद पुलिस जो है घर घर एफआईआर पहुंचाएगी, सुनने में आया, कमिश्नर साहब ने कहा है। बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि ये तो बहुत कमाल की है। लेकिन भैया मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी इतना प्रेशर में है, उसके पास इतने सारे काम हैं, हर दिन शिकायतों का अंबार है। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार सुन रहे हैं लोगों को, लगातार लोग आ रहे हैं अपनी शिकायतें लेके कि थोड़ा भी समय नहीं है, तो पुलिसकर्मियों पर थोड़ा बोझ नहीं पड़ रहा है इससे? नहीं, देखिए हमारा तो काम ही है कि जनता की सेवा करना। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पुलिस हमारी वैसे भी क्षेत्र में अपना भ्रमण करने के लिए जाती है, तो उसके लिए पुलिस को इसको एक प्रेशर ना मान करके एक गुडविल ही माना जाएगा कि पुलिस उनके घर तक पहुंच रही है। उनको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, पुलिस ने हमें सहयोग किया और हमें एफआईआर लेने जाने के बजाय हमारे घर तक मिल गई। तो इसकी प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं कि पुलिस जो है एक अच्छा काम कर रही है। कई थानों में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि चाय पानी की व्यवस्था हो रही है। ये तो गाजियाबाद में मतलब नई बात हो गई। क्या ऐसा है? क्या कहीं है कोई व्यवस्था? क्या है या ये सिर्फ अखबार में और खबरों में? नहीं, ऐसा है। आप देखेंगे अभी मेरे यहाँ बाहर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको गुड़ और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए उनको सभी थानों को पैसा उपलब्ध कराया गया है जिससे वो उसको लेकर रख रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, गर्मी का सीज़न है तो उनको पानी पीने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे तो बाहर भी वो व्यवस्था उसकी की गई है और वहाँ पर गुड़ के साथ पानी के लिए व्यवस्था की गई है। और अगर बच्चे आते हैं तो उनको भी, मतलब बच्चों का तो कोई दोष नहीं हो, तो साथ चूँकि परिजन आ रहे हैं साथ, तो उनके साथ आ रहे हैं, तो उनको भी पुलिस के प्रति एक अच्छा फीलिंग जाए, इसलिए सब चीज़ें की जा रही हैं और बेहतरी के लिए की जा रही हैं और लोगों को एक अच्छा न्याय मिल सके और लोग आश्वस्त होकर यहाँ से जाएं, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ा है, क्योंकि गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है और तमाम अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हुए हैं, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ हुए हैं। गाजियाबाद में जब आप होते हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि यहाँ पर भी एक बड़ा गढ़ है, उस गढ़ को चुनौती देना, उस गढ़ में जो है घुस जाना और उसको ख़त्म कर देना एक बड़ी चुनौती है। 8-9 महीने के कार्यकाल में क्या आपको एहसास हुआ कि बाकी जिलों से थोड़ी इतर स्थिति है? नहीं, बिल्कुल जो है उस पर हम लोग आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पंजीकृत गैंग्स होते हैं उनको भी हम लोग उनका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उसमें नए पुराने गैंग बहुत सारे हैं, तो उनको वेरिफिकेशन करा के देख रहे हैं कि वो अब सक्रिय रह गए कि नहीं रह गए। सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, सक्रिय नहीं है तो उनको समाज में किस तरह से उनकी भूमिका को तय किया जा सकता है उसको भी देखेंगे। बाकी जो आप इसमें देखेंगे कि मतलब जो हमारे अपराधी हैं, खास करके जो जेल से छूटते हैं, उनका भी सत्यापन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी करें। आपको कई बार मैंने ये भी खबरें सुनी थी कि आप लोग अपराधियों को बुला लेते हैं और उसके बाद उनसे कसम वसम भी दिलवाते हैं, उसका कुछ असर होता है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि एक जब सामूहिक रूप से किसी को बताया जाता है कि आप गलत करोगे तो आप अच्छा मैसेज समाज के लिए नहीं जाएगा और जेल जाओगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब सामूहिक रूप से बातें होती तो उसको भी लगता है कि हमें भी समाज में अपना सक्रिय योगदान या सकारात्मक योगदान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होता है और प्रयास भी हमको करना चाहिए। समाज भी यही चाहता है और शासन भी यही चाहता है कि लोगों में सुधारात्मक पहलू भी जाए और सुधारात्मक तरीके से भी उनको देखा जाए, सिर्फ उनको दंड के उस दृष्टिकोण से ना देखा जाए। तो दोनों चीज़ें रहती है उसमें। उनको ये बताया भी जाता है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको दंड मिलेगा, अगर आप सुधरना चाहोगे, आप समाज में अपना आप सक्रिय भूमिका कोई निभाना चाहते तो भी आपके लिए अवसर है। अवसर पे अपराधियों के लिए अवसर तो भैया यूपी में है नहीं, बाबा जी बड़े सख्त हैं। आप एक बात मैं ज़रूर चाहूँगा कि पुलिसिंग में
एक पार्ट होता है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, जिस तरीके का अपराध थानों तक पहुंचता है, शिकायत रहती है कि थाने में इतनी संजीदगी से नहीं सुना जाता है, खास करके महिलाओं को नहीं सुना जाता है, बच्चों को नहीं। और इस सरकार ने कुछ निर्देश भी दिए थे। क्या ज़मीनी धरातल पर 8-9 महीने में आप लोगों ने कुछ काम किया है क्या इस पर? हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो महिला संबंधी अपराध में सभी हेडों में कमी आई है। हम लोगों ने महिला संबंधी अपराध में खास करके जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें एक पिंक बूथ यहाँ बना हुआ है। पिंक बूथ का भी सदुपयोग हो रहा है, उससे भी तमाम जो फैमिली मैटर्स हैं उनको सुलझाया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ थानों पर महिला हेल्प डेस्क, हमारे यहाँ क्या पूरे यूपी में महिला हेल्प डेस्क भी बने हुए हैं। उनके माध्यम से भी महिलाओं को संवेदनशीलता के पूर्वक सुना जाता है और उनके जो समस्याएं होती हैं उनके निदान का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने अभी कुछ महिला बीट भी बनाई हुई हैं, उस महिला बीट के माध्यम से भी महिलाएं जाती हैं क्षेत्र में और एक प्रयास किया जाता है कि जो लोग थाने नहीं आ पाते हैं उनको उनके क्षेत्र में ही जा करके उनकी बातें सुनी जाएं, अगर उनकी कोई समस्या है तो उनके निदान का प्रयास किया जाए। पिंक बूथ बना दिया आपने। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़हन में टकराता है बार बार कि वो भरोसा बहाली हो रही है क्या धीरे धीरे? जैसे जो खो सी गई थी, अब अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, खास करके गाजियाबाद की बात करें तो हालांकि अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक्शन हो रहा है तो इससे लोगों को भरोसा हो जा रहा है कि भाई ठीक है, अपराधी अपराध करेगा, उसको रोक तो नहीं पा रहे हैं लेकिन उस पर एक्शन तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपराध हो ना इसके लिए प्रयास करते हैं। जो अभी हमने सारी आपको इसका अपनी बताई हैं, व्यवस्थाएं बताई हैं, जिसमें उनके सत्यापन से लेकर के अन्य जो व्यवस्थाएं, जैसा आपने कहा कि उनको बुला करके उनको निर्देशित करना और उनको समझाना कि सब चीज़ें गलत अगर करोगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो ये अपराध को रोकने का प्रयास है कि अपराध हो ही ना, ये सारे प्रयास इसके तहत किए जा रहे हैं। और प्लस जो आप कह रहे हो कि एक्शन की बात, तो निश्चित रूप से अगर कोई घटना हो गई तो उसमें हम लोग 100% एक्शन करते हैं और उससे कठोर कार्रवाई करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक परेशानी की भी बात हो गई, जैसे अभी वो जो थाने के सामने एक खबर फैली बहुत बुरी तरीके से कि थाने के सामने मर्डर हुआ, थोड़ा रसूख पे दिक्कत हो जाती है कि नहीं, पुलिस के ठीक सामने कैसे गेट पर हो गया। आप लोग गंभीरता से एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कि मतलब भैया 2-3 लोग सस्पेंड तो हो गए लेकिन कुछ और भी एक्शन चाहिए था क्या उसमें? नहीं देखिए, हम लोग इसमें अगर देखते हैं किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर भी हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर हमारे किसी कर्मचारी के, और इसमें एक नवीन व्यवस्था वर्तमान सीपी सर ने किया हुआ है, जिसमें देखिए है तो पुरानी व्यवस्था लेकिन उसको नवीनीकरण उसका किया गया है। हमारे यहाँ बीट व्यवस्था थी, बीट व्यवस्था पुरानी पुलिस सिस्टम का हिस्सा है और बड़ा प्रभावी हिस्सा है ये, लेकिन इधर कुछ उसको थोड़ी शिथिलता उसमें थी, तो जिसको फिर से हम लोग सक्रिय करके और उसको उसके अच्छे परिणाम लेने के लिए बीट का पुनः हम लोगों ने आवंटन किया और कोशिश किया है कि जो हमारे भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे आपराधिक घटनाक्रम हैं उनको देखते हुए और जो जनसंख्या है उसको देखते हुए एक बीटों का हम लोगों ने निर्धारण किया है और उस बीटों के माध्यम से उनके ऊपर हम लोगों ने पर्यवेक्षण के लिए एसआई भी रखे हैं और उनके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो क्षेत्र की जनता है उसमें लोगों के पैठ बने और जो अपराधी हैं उनकी निगरानी बने और जिससे उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकें और लोगों का जो समस्या है उनका निदान कर सकें। तो इस व्यवस्था से भी हमें लाभ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से इसके लाभ दिखने लगे हैं और आगे सिटीजन पुलिसिंग जो होती है, खास करके बाहर के देशों में देखेंगे तो लोगों को आंख कान बना देती है पुलिस। आप लोग कुछ प्रयास करते हैं कि भैया हर जगह तो पुलिस संभव नहीं है, तो जब जगह जगह जा कर के इलाकों में वहीं आंख कान बना दें, आंख कान बनाने का कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि जो हमारी बीट सिस्टम है उसको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो वहाँ के सक्रिय और संवेदनशील लोग हैं और जो वहाँ के सम्माननीय लोग हैं उनको उसमें जोड़ा जाए और उनका सुझाव लिया जाए। अगर उनसे कोई वहाँ पर उसका सुधार के लिए पुलिस की आवश्यकता है तो उसका सुझाव उनका लिया जाए। प्लस अगर कोई इस तरह की घटना या कोई इस तरह की समस्या वहाँ पर है तो उस ग्रुप के माध्यम से सूचना पुलिस तक पहुँचे भी। अच्छा, एक सवाल जरूर करूँगा मैं कि आप 9 महीने से, लगभग 8-9 महीने से हैं यहाँ पे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का अपराध, देहात एक बड़ा एरिया है और बहुत बड़ी चुनौती है, हमेशा से रही है, कोई आज नहीं है, तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौती रही है। बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं यहाँ पर, इसके पहले, आपके पहले भी, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का अपराध यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्नैचिंग वगैरह के अपराध पाए जाते हैं, खास करके जो बॉर्डरिंग हमारी है
कई जनपदों से इसका बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ से भी एक अपराधियों का आवागमन रहता है। दिल्ली का बॉर्डर किनारे लगा हुआ है, वहाँ से भी रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग पॉइंट्स कुछ बनाए हैं हम लोग, और बैरियर लगा करके उन पर चेकिंग करते हैं, जिससे अपराधियों का गाज़ियाबाद के अंदर आवागमन ना हो सके, और आ जाएँ तो उनको चेकिंग के माध्यम से पकड़ा जा सके। तो ये व्यवस्था भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, और इन अपराधों पर भी नियंत्रण, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इस पर भी नियंत्रण हम लोगों ने पाया है। आपने बहुत अच्छी बात की, चेन स्नैचिंग की बात की। चेन स्नैचिंग को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती, हमेशा अक्सर कहा जाता है, लेकिन ये है तो बहुत कठिन स्थिति, और पुलिस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली एनसीआर के एरिया को आप अलग से डील करना पड़ता है। बाकी जो ज़िले हैं उससे इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईटेक चोर भी हैं, चोरों का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, पुलिस से भी कई बार वो आगे रहते हैं, हाईटेक हो जाते हैं। तो ऐसे में इस चुनौती को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या, कि मतलब यहाँ पर चोरों से निपटना है, यहाँ बदमाशों से निपटना है, तो थोड़ा और हाईटेक होना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसकी व्यवस्था भी हमारी है। जैसा मैंने बताया आपको कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग अपने पॉइंट्स चेक किए हुए, बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बहुत सारे कैमरे लगे हैं, और हम लोग अभी भी चिन्हित कर रहे हैं कि जो हमारे गैप्स हैं, जहाँ पर कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता है, उन स्थानों पर भी हम लोग कैमरे लगवा रहे हैं, और उसमें जनसहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको हम लोग उस तरह से देख रहे हैं। और जो चेन स्नैचिंग की बात, जो देहात में चेन स्नैचिंग की कम संख्या रहती है, यहाँ पर फ़ोन स्नैचिंग ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो उसके लिए भी, जैसा कि गंभीरता की बात कर रहे हो, तो गंभीरता से, पूरी गंभीरता से हम लोग जैसे अन्य घटनाओं को देखते हैं, उससे ज़्यादा ही इन घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि ये लोगों में एक गलत मैसेज देता है। इसलिए हम लोग पूरी गंभीरता से देखते हैं, और लगभग हम लोगों ने सारे केसेस का खुलासा भी किया है। लोनी की बात करें तो अपराध का दायरा थोड़ा बदल जाता है, और वो ये है कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल हो जाता है, और गौकसी की घटनाएं मैं देख रहा था अभी रिकॉर्ड। तो आप लोग कैसे निपट रहे हैं कि गौकसी ना हो, क्योंकि वो भी बहुत सेंसिटिव इशू है? क्या कुछ इस तरीके के मामले आते हैं? देखिए, ऐसा कि जितने गोकस पुराने हमारे हैं, सबसे पहले तो हम उनका, जैसा बताया, सारे अपराधियों का सत्यापन करते हैं, उसमें उनका भी सत्यापन कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध जो भी घटनाएं हुई उनमें सभी का खुलासा हम लोगों ने कर लिया, और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की है। इवन देन जहाँ पर आवश्यकता हुई है वहाँ पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की है। तो उस पर भी हम लोग निगाह बनाए हुए हैं, और इस तरह की कोई चीज़ें अगर आती हैं तो हम लोग तत्काल उस पर रिएक्ट करते हैं, और प्रभावी कार्रवाई करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि चोरी और लूटपाट, गोकसी, संपत्ति से जुड़े अपराध, गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर, पुलिस पर हमले, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो ज़्यादातर गाज़ियाबाद की बात करें तो क्या कोई स्पेशल तरीका आप लोगों ने ईजाद किया है? कि देखिए, अब चूँकि हर अफसर का अपना तरीका होता है, सुरेंद्र नाथ तिवारी सर 8 महीने में कोई ऐसा काम किए हों जिससे लगता है कि नहीं भाई, बाकियों से हट के हम कर रहे हैं और इससे तो अपराध पर अंकुश आएगा, तुरंत त्वरित सुनवाई हो, इसके लिए कुछ किया गया आपने? नहीं, आपने जैसा, हमने आपको अभी जितनी बातें हमारी आपकी हुई उसमें हमने बताया कि हम लोगों का एक तरीका होता है कि कैसे हम इसको सबसे पहले तो हम कैसे अपराध को रोकें, और अपराध अगर हो गया तो कैसे हम उसका खुलासा करें, जिससे जनता में कोई विश्वास रहे कि नहीं, अगर घटना पहले तो होने नहीं दी जाएगी, अगर घटना हो गई तो उसका खुलासा भी होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की। उस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने पहले तो अपराधियों को चिन्हित किया। उन अपराधियों को चिन्हित करने के बाद उनकी क्या नाम है, उनका सत्यापन कराया। उनके सत्यापन के बाद जिसकी निगरानी की आवश्यकता थी उसकी निगरानी कराई, जिसकी एचएस खोलने की आवश्यकता थी उसकी एचएस खोली हम लोगों ने। जिस पर अन्य जो हमारी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, गुंडा की कार्रवाई है, वो कार्रवाई करनी थी, उस पर किया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक अपना जाल बनाया है जिसमें क्या नाम है, अपराधी उससे बाहर न निकले, और ये कोशिश हमारी है हम लोगों की, और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। आगे भी हम लोग इसमें और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ये आप बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर आपने सवालों का जवाब दिया। कितनी जनसंख्या लगभग है जिसको आपके देखना पड़ रहा है, और इसमें जो चिन्हित किए हुए हैं लोग, लगभग अपराधियों की संख्या कुछ बता पाएंगे क्या, कुछ ऐसा? नहीं, इसमें काफ़ी तादाद है इनकी। जैसे आपने देखा कि एक गांव में इतनी तादाद थी, तो इसलिए क्या नाम है, हमारे यहाँ भी इसी तरह से जो हमने बताया कि रजिस्टर्ड गैंग पुराने हैं, या हमारे जो 10 साला अपराधी के रूप में हम उनको चुनते हैं, और टॉप 10 के रूप में हम उनको चुनते हैं। तो इस प्रकार तमाम निगरानी के हमारी तमाम लेयर्स हैं, उस लेयर्स के हिसाब से हम लोग उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, जिससे वो अपने बैकफुट पे जाएं, और जो अपराध है उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकें। गोष्ठी वोष्ठी नहीं करते आप लोग? जैसे मैं तो कहता हूँ कि पुलिसिंग में तो एक ये भी होना चाहिए कि जो लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनको भी जिम्मेदारी दी जाए।
नहीं, वो गोष्ठी भी होती है, लेकिन गोष्ठी में जैसे मैंने बताया ना कि देखिए एक जगह पर बुला करके इतने सारे लोगों से बात नहीं की जा सकती है। और विभिन्न टाइम पर हम लोग इस पे भी कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे कभी लैंड ऑर्डर का इशू होता है या कभी कोई त्यौहार का इशू होता है, तो उसमें हम लोग लोगों से जो सम्मानित लोग होते हैं या जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक जगह पर सारे लोगों को बुला करके बात करना पॉसिबल नहीं है। उसीलिए जो बीट व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि बीट के माध्यम से वो हमसे जुड़ेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग गोष्ठी भी अगर करनी होगी और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं हम लोगों के जाने को वहाँ बेहतर हो सकता है, तो हम लोग वो भी करेंगे। कोई टारगेट सेट किया क्या आपने कि यहाँ आएंगे तो ये कर देंगे, इतना इनकाउंटर, इतना अपराध पे खात्मा, इतनी सारी चीज़ें ख़त्म करके जाएंगे? कोई टारगेट किया है क्या सेट? देखिए, हर पुलिस अधिकारी का अपना टारगेट होता है, और अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसना यही हमारा टारगेट है। और जो लोग जो सामान्य जनता है वो तो अब आप जो देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, उससे आपको पता चलेंगे। और जो सामान्य जनता है उसको राहत मिले और उसकी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। अगर वो हमारे थाने में जा रही है, हमारे कार्यालय में आ रही है, हमारे एसीपी कार्यालय में जा रही है, तो उसको उसकी प्रॉपर सुनवाई हो और उसकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। तो जैसे कोई महिला थाने में गई, वहाँ न सुनवाई हो तो क्या करेगी, जरा मुझे बताइए। अगर वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ उसके साथ होती है तो मैं उसके लिए जैसा बताया हमने कि आपको एसीपी का दरवाज़ा खुला हुआ मेरे यहाँ जा सकती है, और क्या नाम है ऊपर अन्य अधिकारियों के यहाँ जा सकती है। और हम लोगों ने उसके लिए महिला बीट बनाई हुई है, और हमने बताया आपको पिंक बूथ में बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने एक SI रैंक का महिला रखी हुई है जो उनकी समस्याओं को सुनी। हम लोग यहाँ से भी अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस आती है तो उनको मार्क करते हैं कि वो जाके स्वयं मौके पर जाकर देखें और उनकी समस्याओं का निदान कराएं। 9 महीने में, आखिरी सवाल, 9 महीने में कितने इनकाउंटर किया आपने? अब वो संख्या तो अभी देखनी पड़ेगी। जो भी पुलिस से टकराया या पुलिस से भिड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। एक्शन लिया है। तो भैया बाबा की पुलिस है और गाजियाबाद जो दिल्ली NCR सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपराध का दायरा, अपराधियों का दायरा और उनके सोचने का तरीका बिल्कुल हाईटेक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसलिए बाकियों की तुलना, बाकी ज़िलों की तुलना यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर थोड़ा मामला दूसरा होता है। और अभी जैसा कि आपने सुना इनको कि कई लेयर हैं सुरक्षा के, उस लेयर में कहीं ना कहीं अपराधी फंसेगा। तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अफसर ज़मीन पर हैं और काम कर रहे हैं। और इसीलिए थाने के सामने गोली मारने वाले अपराधी का महज 3 दिन के अंदर पुलिस मुठभेड़ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के इरादे बिल्कुल बुलंद है और वो यही चाहती है अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट पूरा बदल गया है और यही वजह है कि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है आप सर आखिरी बार कोई मैसेज देंगे क्या गाजियाबाद वालों को? गाज़ियाबाद वालों से मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। अगर आपकी जुनून समस्या है तो उसका निश्चित रूप से निदान होगा, तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लस अपराधियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप अपराध करोगे तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी, और वो शायद एक उदाहरण के रूप में कार्रवाई होगी और आपके लिए सबक होगा। तो भैया अपराधियों, गाजियाबाद में बचना नामुमकिन है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली NCR में चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस का काम काफ़ी बढ़ जाता है। आज हमने इनसे बात की कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराधियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, और नए तरीके कैसे किस तरीके से एक नए फॉर्मेट के जरिए अपराध पर अंकुश लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है आपने बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा। किसी और दिन मिलेंगे किसी और अफसर के साथ। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।